प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है फरवरी के मंथ में। उसके लिए सामाजिक विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर लाए हैं हम आपके लिए। और इससे पहले हमने इंग्लिश के जितने भी पेपर हैं इम्पोर्टेंट, वो 8 के 8 पूरे पेपर हमने हमारे चैनल पे बता रखे हैं। कक्षा 8 के लिए इंग्लिश का, कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का। इंग्लिश के बहुत सारे पेपर है जो इम्पोर्टेंस रखते हैं और इनमें से आपके बोर्ड में पेपर आएगा। और उसके अलावा कक्षा 12 की भी इंग्लिश के पेपर है जो आप हमारी चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले सामाजिक विज्ञान है कक्षा 8। इसमें 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें पूर्णांक 80 नंबर का है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या है? परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपना नामांकन अनिवार्यतः लिखे, यानी कि नामांकन यानी कि अपना रोल नंबर आपको लिखना है। उसके बाद में सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कि सारे के सारे प्रश्न आपको करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसमें अलावा है प्रश्नों के साथ उत्तर के लिए दिए गए रिक्त स्थान में ही लिखने हैं, यानी कि रिक्त स्थान यानी कि आपको जो पेपर दिया जाएगा उसमें ब्लैंक आएगा, यानी कि रिक्त स्थान आएगा, उसी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा है प्रश्न संख्या 22 मानचित्र से संबंधित है। तो जो भी दिशा निर्देश आते हैं सबसे पहले हम उसका ध्यान से एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 22 क्या है? मानचित्र है। उसमें ध्यान रखना है कि मानचित्र भी आया है, इसमें मैप बनना है इसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। खंड अ यानी कि सेक्शन है, इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि अवसदा प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। यानी कि हमारे देश के ऊपर जब पहले मुगलों का राज्य था, उस समय जहांगीर के दरबार में अंग्रेज आए थे और अंग्रेज व्यापार करने आए थे। व्यापार करने की उन्होंने परमिशन मांगी थी जहांगीर से। ठीक है। तो उसमें उस समय भारत के शासक कौन थे? जागीर थे। जो मुगल शासक थे उन्होंने उनको परमिशन दी और उस प्रकार से उन्होंने औपनिवेशिक अपना उपनिवेश स्थापित किया, यानी कि अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, कोठियां स्थापित की। और उसके बाद में भारत की जो उन्होंने भारत में जो फूट देखी, लोग आपस में लड़ते थे, उनकी कमजोरी देखकर इनको अपना गुलाम बनाया। इस प्रकार से औपनिवेशीकरण क्या होता है? व्यापारिक कोठियों के साथ में व्यापारिक कोठियां स्थापित करना, उसके बाद में अपना उस पे अधिकार कर लेना। अगला है, दूसरा प्रश्न है, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतु खेती के लिए राज्य में इस्तेमाल होता है, कौन से राज्य में होता है? वो मध्य प्रदेश में होता है। बच्चों इसमें देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, मृदा निम्नीकरण से में सहायक कारक है। तो मृदा निम्नीकरण यानी कि मृदा का अपरदन होना। ठीक है। निम्नीकरण यानी कि मृदा कम से कम मिट्टी रहना, यानी कि मृदा का अपरदन होना, मिट्टी का कटाव होना। वो किसके कारण होता है? वनमूलन, अतिचारण और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, यानी कि उपयुक्त सभी। ये हो जाएगा इसका आंसर द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें बच्चों सबसे उपयुक्त है वेदिका फॉर्म। अगला है, पांचवा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका किसकी है? तो वो है बच्चों न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों का पालन करवाती है। कोई किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे दंड भी देती है, उसे सजा भी देती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में, न्यायालय में जाकर अपना अधिकार के लिए याचिका दायर कर सकता है। ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कौन होता है? उपयोग करने वाला, यानी कि हम किसी चीज को खरीद कर उसको उपयोग करते हैं, उसको उपभोक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं में किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन बुलाया था? मराठों का। यानी कि जब मराठों की शक्ति बढ़ गई थी, मराठा लोग आक्रमण करते थे और राज्यों पर अधिकार कर लेते थे, तो राजस्थान के राजा क्या हुए? डर गए, चिंतित हो गए और उन्होंने हुड्डा सम्मेलन बुलवाया था। अगला आठवां प्रश्न है, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध किससे है? ये बच्चों किससे है? गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 9 से 12 तक, यानी कि हमें एक से दो लाइन में उत्तर देना है। प्रश्न 9 से 12 दो नंबर का प्रश्न आएगा आपके इसमें। पहला प्रश्न है, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फायदा हुआ था? तो बच्चों इसमें लिखेंगे, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को भारत में चीजों को खरीदने के लिए कंपनी को अब ब्रिटेन से सोना चांदी नहीं मंगाना पड़ता था। ये आंसर हो जाएगा।
दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी अब भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी और अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों में निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है, याद करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन आता है इसमें 10वां है इसमें, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कोष्टक में क्या है, जनसंख्या, पिरामिड, संसाधन, असमान, आने जाने। तो बच्चों हम देख लेते हैं, इसमें है लोग। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, लोग अपनी आवश्यकता और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को में परिवर्तित कर देते हैं। किस में कर देते हैं, संसाधन में। तो इसमें आ जाएगा संसाधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है, यानी कि जनसंख्या कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो ये समान नहीं है, असमान है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रवास से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के आने जाने से। प्रवास यानी कि दूसरे जगह पर जाना, आना और वहां पर निवास करना, तो उसको कहते हैं प्रवास। तो आने जाने से लिख लेंगे हम इसमें। ये सब हम किस में से कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है इसमें जो ऑप्शन आया है उसी में से देख के। चौथा क्वेश्चन है, एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। कौन बताता है, जनसंख्या पिरामिड। तो इसमें आ जाएगा जनसंख्या पिरामिड। ठीक है। अगला 11वां प्रश्न है इसमें बच्चों, ध्यान से देखते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी कि हमें मिलाना है, मिलान करना है। ठीक है। पहला है, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन थे, कोटा में, 2011 के अनुसार। अभी की जनगणना तो 21 वाली तो हुई नहीं, अब होगी 2027 में हो सकती है, 27 तक। तो आगे देखते हैं जनगणना। जनगणना क्या होती है, जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। तो ग से हो जाएगा। तीसरा है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है, अभ्यारण्य जैसे अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो इसमें बताया अभ्यारण्य क्या होता है इसमें, तो ये होता है अभ्यारण्य वन्य जीवों को उन्मुक्त आवास प्रदान करना, यानी कि जहां पर वन्य जीव स्वतंत्रता के साथ में आजादी से घूम फिर सकते हैं, अपना शिकार कर सकते हैं, अपना भोजन तलाश सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई उनको सुरक्षा नहीं होती, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसको अभ्यारण्य कहते हैं। चौथा प्रश्न बचा है हमारे पास, विजय स्तंभ स्थित है कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बच्चों ध्यान से इसको मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, 12वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए, यानी कि जो सत्य है उसको सत्य लिखना है और जो असत्य है उसको असत्य लिखना है। ठीक है। तो देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता एवं छुआछूत का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये सत्य बात है, तो इसको लिखेंगे सत्य। ठीक है। अगला है, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसको बहिष्कृत कहा जाता है। बहिष्कृत का मतलब होता है किसी का परिष्कार कर देना, यानी कि निकाल देना, दूर कर देना। तो ये गलत बात है, इसको सत्य लिखेंगे, असत्य लिखेंगे हम। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। तो ये बच्चों ये सत्य बात है। अगला है इसमें, शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य, बिल्कुल सही बात है, ये सत्य हो जाएगा। अगला खंड सी है इसमें, लघुत्तरात्मक 13 से 22 प्रश्न है, इसमें 4-5 लाइन में उत्तर देना पड़ता है हमें। जितने ही प्रश्न बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। 13वां प्रश्न है इसमें, विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों की थी। तो विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग निम्न कारणों से की थी। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिखेंगे, कारण क्या थे। पहला कारण क्या था, भारतीय नील की किस्म अच्छी थी, इससे चमकदार नीला रंग मिलता था, यानी कि भारत में जो भी नील पैदा होती थी वो चमकदार होती थी, और यहाँ की मिट्टी के अनुसार जो नील की खेती होती थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, यानी कि। अगला दूसरा प्रश्न है, उस दौरान वेस्ट इंडीज तथा अमेरिका से नील की आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई थी, इससे कपड़े को रंगने के लिए रंगों की मांग अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी। दूसरा कारण ये था। तीसरा क्या है, विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें दूसरा प्रश्न आया है बच्चों,
13वें के 2 पॉइंट है और तीसरा 13वें का जो दूसरा प्रश्न है उसमें देखते हैं क्या उत्तर है इसका। इसका है हमें विलियम जोन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। कानून विशेषज्ञ होने के साथ साथ वह एक भाषाविद भी थे। वह ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाएं जानते थे। कलकत्ता आने के बाद उन्होंने संस्कृत विद्वानों के साथ संस्कृत व्याकरण तथा संस्कृत काव्यों का अध्ययन किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों हम 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो हम लिखेंगे इसमें स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के लिए दिए उद्बोधन में कहा कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अतः उन्होंने सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। यानी कि विश्व बंधुत्व की भावनाओं का उन्होंने पुरजोर से समर्थन किया। यानी कि सारे जो देश है पूरे संसार में वहाँ के जो लोग हैं वो सब अपने क्या है एक तरह से भाई बहन की तरह रहे। यहाँ के युवा एक साथ मिलकर कार्य करे जिससे एक दूसरे के सहयोग से वे सफल हो पाए। इस उद्बोधन में वास्तव में एक नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के स्रोत बन गए। इस प्रकार से बच्चों इस लाइन को जो ये आंसर है, देखो कभी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमें उसे रटना नहीं चाहिए, क्योंकि रटोगे तो आप भूल जाओगे। इसे समझना है हमें कि स्वामी विवेकानंद ने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या उत्तर दिया, यानी कि क्या बताया है इस धर्म सम्मेलन में। तो इस चीज को अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप इससे अपनी मन से लिख पाओगे। तो सबसे मेन चीज है बिना रटे किसी चीज को अपने मन से लिखना। प्रश्न 15 है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों हम देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, उसको कैसे करते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन ये वे संसाधन होते हैं जिनमें हम प्रकृति के साथ से प्राप्त करते हैं। प्रकृति से यानी प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन तथा बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लेते हैं। यानी कि बिना उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन किए हम उसका उपयोग करते हैं, उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। इसमें है नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। प्राय इनकी मात्रा असीमित होती है। उदाहरण कर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यानी कि जो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा, और हवा से जैसे पवन चक्कियां होती है, बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं खुले स्थान पर, वहां पर बड़े बड़े पवन चक्कियां लगाई जाती है जो हवा की सहायता से बिजली का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा है अनवीनीकरण संसाधन। इसमें क्या होता है अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसका भंडार सीमित है तथा उनके पुनः पूरित अथवा नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो बच्चों ये जो चीजें हैं ये जमीन से खोदकर निकाली जाती है। अब कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि लाखों वर्षों पहले क्या पृथ्वी पर उथल पुथल हुई थी। आपको पता होगा ये पृथ्वी सूरज का ही एक हिस्सा है, ठीक है, सूरज का ही एक हिस्सा है, सूरज से अलग हुई थी और जब ये जो भाग था सूर्य का, तो ये अलग होकर ठंडा हुआ और इससे क्या है पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और पृथ्वी पर पहले डायनासोर बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे, क्या आपने देखा होगा जो नाटक है फिल्मों में देखा होगा, डायनासोर बहुत सारे जानवर थे वो पृथ्वी पर रहते थे। उसके बाद में उथल-पुथल हुई और वो जो भी प्राकृतिक चीज़ें थी या जानवर थे वो सब पृथ्वी के नीचे दब गए। अब दबने से क्या है उसकी जो गर्मी से वो चेंज होकर पेट्रोल, कोयला और बहुत सारे ईंधनों में चेंज हो गई, यानी कि बदल गई। इस प्रकार से बच्चों इसमें क्या हुआ
ये चीजें बनी है, तो इसको हम नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। जो चीजें हैं ये नीचे पृथ्वी के जो नीचे चीजें हैं ना संसाधन, उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है उसमें हम कर सकते हैं परिवर्तन, यानी कि उसका नवीनीकरण कर सकते हैं, उसका उत्पादन भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन हम नहीं बढ़ा सकते। इसमें देखते हैं 16वां क्वेश्चन है, भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति पर कोई चार मूलभूत अंतर लिखिए। जो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इसमें, भारत में कृषि फार्म छोटे आकार जैसे 1.5 हेक्टेयर भूमि के होते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि फार्म आकार में बहुत बड़े होते हैं, जैसे 250 हेक्टेयर भूमि तक। यानी कि कृषि फार्म जो भारत के अंदर के होते हैं, छोटे छोटे खेतों में बटे हुए हैं, ठीक है। और जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े राज्य है, विकसित राज्य है, विकसित देश है, तो ये क्या है, इसमें बड़ी विस्तृत यानी कि बड़े आकार पर खेती की जाती है। जैसे 250 हेक्टेयर भूमि में किसान क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं, उसमें बड़ी संख्या में लोग होते हैं, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। तो इस प्रकार के ये अंतर है। अगला है 16वां के बाद में 17वां क्वेश्चन, इसके आगे देखते हैं। 16वें क्वेश्चन में और भी है इसमें, भारत में किसान एक खेतीहर किसान की तरह कृषि करते हैं, जबकि अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करते हैं। यानी खेतीहर यानी कि भाई खेती की जमीन है, हमने खेती कर ली और उत्पादन कर लिया, अपने पालन पोषण कर लिया। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र में क्या होता है, व्यवसाय के रूप में व्यापार करते हैं वो लोग। किसान व्यापार की तरह काम करते हैं, व्यापारी की तरह, और उस खेती से होने वाला जो भी उत्पादन होता है उसको बेचकर वो पैसा कमाते हैं। इसीलिए तो वो धनी राष्ट्र है। भारत में किसान किराए पर ट्रैक्टर, मशीन आदि लाता है, जबकि अमेरिका में किसान के पास अपनी स्वयं की मशीनें होती है। यानी कि भारत एक तरह से देखा जाए अमेरिका की तुलना में गरीब देश है, विकासशील देश है। यानी कि विकसित तो अमेरिका है, विकासशील विकसित तो अमेरिका देश है, और विकासशील क्या है, भारत, यानी कि अभी भी विकास कर रहा है। तो भारत के किसान अधिकतर गरीब तबके के हैं, गरीब है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर किराए से मंगाते हैं, और थ्रेसर मशीनें आती है फसल कटाई के लिए। तो इस प्रकार का अंतर है। अगला चौथा पॉइंट है, भारत का किसान मृदा का परीक्षण नहीं कराता, जबकि अमेरिका का किसान समय समय पर मृदा का परीक्षण कराता है। तो भारत के किसानों में क्या है, जागरूकता, शिक्षा की कमी है। इसके कारण वो मृदा का यानी कि मिट्टी का परीक्षण नहीं करवा पाता, और अमेरिका में मिट्टी का परीक्षण होता है। मिट्टी का परीक्षण होने के कारण ही उसमें किस प्रकार की खेती करनी है, किस प्रकार की फसल का उत्पादन करना है, और किस प्रकार की उसमें खाद देनी है, पानी की सिंचाई कैसे करनी है, ये सभी वो जानकारी हमें मिल जाती है, जिसके कारण अधिक से अधिक उत्पादन मिल पाता है। तो ये जो बच्चों भारत और अमेरिका की खेती में, कृषि में अंतर है। अगला 17वां क्वेश्चन है, सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप अपना किन किन तरीकों से उपयोग करेंगे, समझाइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए हम चुनाव के अतिरिक्त निम्न तरीकों का उपयोग करेंगे। देखो, पहला क्या है, हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन अथवा प्रदर्शन के माध्यम से अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। शांतिपूर्ण रूप से जो आंदोलन प्रदर्शन किया जाता है, उससे सरकार हमारी मांग को सुनती है, समझती है, और उस पर कार्रवाई भी करती है। अगला दूसरा पॉइंट है, सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए हम जनसभाओं, अखबारों के माध्यम से उसकी आलोचना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, हम टीवी चैनलों में रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। यानी कि हमारा सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उसमें हम किस प्रकार से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए हम टीवी चैनलों, जो रिपोर्टर है, पत्रकार है, उनसे बातचीत करके संघ संघ बनाकर, एक व्यक्ति नहीं, संघ बनाकर बहुत से लोग इकट्ठे होकर हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अपने हितों की रक्षा के लिए जन संगठन बनाकर या जनमत संग्रह के माध्यम से अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है। इसको 1 या 2 बार आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको ऐसे ही स्वतः ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे सामाजिक को, पेपर को बहुत हार्ड समझ जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो रटते हैं।
और रटने के कारण इतने सारे क्वेश्चन के आंसर उन्हें याद नहीं हो पाते क्योंकि इसके उत्तर बहुत बड़े बड़े आते हैं। ये तो आपकी कक्षा 8 है, कक्षा 9, 10, कक्षा 12 में बहुत लेंथी आंसर आते हैं, उसे हमें समझना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है ध्यान से। रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रश्न नंबर 18, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। यानी कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बच्चों? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जिसमें जनता ही अपने प्रतिनिधि चुनती है, वोट देकर चुनती है ना, आपको पता है। जो 18 वर्ष के होते ही हम वोट देना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा वोटिंग कार्ड बन जाता है ना। और उसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। क्यों है आवश्यक? क्योंकि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वो न्याय नहीं कर पाएगी किसी के पक्ष में और विपक्ष में, वो सही तरीके से फैसला नहीं कर पाएगी। इस कारण से स्वतंत्र होना आवश्यक है। अब क्यों है? क्योंकि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोककर कानून के शासन को कायम रखती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी शक्तियां हैं, शासन में जो शक्तियां होती है, वो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, नेताओं के पास होती है। अगर आम जनता के पास कौन सी शक्ति होती है? कुछ भी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि पूरा प्रशासन उनके अंतर्गत काम करता है। अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो सभी का सभी क्या होगा? लोगों के साथ अन्याय होने लग जाएगा। इसलिए स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। सेकंड है, स्वतंत्र न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी को लगता है उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है। ठीक है, अब अधिकारों के बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, अपना भाषण का अधिकार, ठीक है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। बहुत सारे अधिकार है हमारे। आपने पढ़ा होगा अधिकारों के बारे में। अगर हमारे अधिकारों का हनन होने लगता है तो हम अदालत जा सकते हैं, न्यायपालिका कोर्ट जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ और किसके नेतृत्व में हुई? 1857 की क्रांति देख लें, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें है, देखें, राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति आउवा में हुई। ठीक है, आउवा में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट है सुव्यवस्थित मतदान। सेकंड क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित मतदान, शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो बच्चों, हम स्वीप कार्यक्रम के दो उद्देश्य लिखते हैं। पहला है सूचित मतदान, यानी कि निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान करना। दूसरा है सूचित मतदान, यानी कि जागरूकता के साथ मतदान करना। जागरूकता के साथ मतदान करना यानी कि ऐसा नहीं भाई आंखें मीच कर हमें वोट करना है। जो जनप्रतिनिधि हमारे लिए कार्य करता है, जनता के लिए कार्य करता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं करता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है, जन कल्याणकारी कार्य करता है, हम उसी को देखकर और उसे वोट देते हैं। ऐसे नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी को वोट दें। हम ये चाहते हैं कि जनता, जो आम लोग हैं, सभी को उनकी जो भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको देखकर अगर जो व्यक्ति उनके लिए कार्य करता है, हम उसी व्यक्ति को क्या करते हैं? चुनते हैं। जैसे हम गांव में सरपंच को चुनते हैं, देखते हैं गांव का विकास करेगा। पंचायत जो नगर पालिका होती है, उसके अंदर हम पार्षद को चुनते हैं। हम ये देखते हैं कि वो हमारे जो वार्ड है, हमारा गांव का जो वार्ड है या नगर पालिका का जो वार्ड है,
उसके विकास के लिए क्या क्या काम करेगा, उसने कौन कौन से वायदे किए हैं उसको पूरा करेगा, उन सभी चीजों को ध्यान में रखकर हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं। 20वां प्रश्न है, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार सहयोग करेंगे। तो हम देखेंगे, सबसे पहले बच्चों देखो, कभी भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपकी ये प्रश्न आया ना उसी की तरह लिखना है। अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए हम अग्र प्रकार के सहयोग करेंगे, ये क्वेश्चन में से लाइन ली गई है और फिर हम स्टार्ट कर देंगे उत्तर। देखो पहला है, इसमें पॉइंट क्या है, पहला मैं व्यक्तिगत रूप से स्वच्छता बनाए रखने, जागरूकता फैलाने और सामुदायिक कार्यों में भाग लेने में सहयोग करूंगा। ठीक है, यानी कि स्वच्छता बनाए रखने में, यानी कि साफ सुथरा, यानी कि हम अपने घर से ही स्वच्छता को स्टार्ट करेंगे तो हम अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ बना लेंगे और लोगों को भी इस प्रकार से जागरूकता होगी। दूसरा है, मैं लोगों को खुले में शौच से बचने और घर और आसपास के क्षेत्रों को साफ रखने तथा कूड़ा कचरा नियत स्थान पर फेंकने की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, शिक्षा क्या होती है, लोगों को, व्यक्ति को जागरूक करती है, क्योंकि महान विचारक अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा विहीन व्यक्ति जानवर के समान है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षित होना हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सबसे पहला। ठीक है, उसके बाद जितने भी उद्देश्य वो बाद में आते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और लोगों को सही आदतों के बारे में हम बताएंगे उन और वैसा ही आचरण करेंगे तो लोग हमसे सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो नॉर्मल चीजें हैं, आप इसे एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से इसे कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपके एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, हम आपको सोल्व करके देंगे। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे से आगे आपके लिए कार्य करते रहेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये चैनल जो वीडियो है इसको भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा आपको जो बात पूछनी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिए इसमें। अगला है, इसमें थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। अब देखिए बच्चों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम देख लेते हैं, जो राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, क्योंकि यह दुर्ग छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है तथा घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नजर नहीं आता। तो इस प्रकार से सुरक्षित है, छोटी छोटी पहाड़ियों पर चारों तरफ बीहड़ है, यानी कि जंगल है, झाड़ियां हैं, तो दिखाई नहीं देता, इस प्रकार से सुरक्षित है। अगला है, नो पोलो दरवाजों, पोलो यानी कि दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ एवं चौड़ी दीवारें बनी हुई है और दीवारों के नीचे गहरी खाइयां एवं गड्ढे बने हुए हैं, जो इसे दुर्गम बनाते हैं, इस दुर्ग को दुर्गम बनाते हैं। यानी कि चारों तरफ क्या है, खाइयां हैं, यानी कि आसानी से इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। क्योंकि उस समय के जो शासक थे, कुंभलगढ़ पर जितने भी लोगों ने शासन किया है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने कार्य किया है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही सुरक्षित दुर्गों में से एक माना जाता है राजस्थान में। 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान में हथकरघा उद्योग, टिप्पणी लिखिए। हथकरघा यानी कि हाथ से चलने वाले चरखों से किस किस प्रकार की उद्योग यानी कि कारखाने स्थापित किए, किस प्रकार के जो लोगों को रोजगार मिला है, किस प्रकार का वो उत्पादन करते थे, उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट इसमें, हथकरघा उद्योग में अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हाथों से करते हैं, छोटी छोटी मशीनें होती है, इसमें बड़ी मात्रा में कोई बड़ी लेवल पे कोई बड़ी मशीनें नहीं होती है। ये उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं, यानी कि हम कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। राजस्थान के अनेक जिलों में प्राय बुनकर इस कार्य को करते हैं। अब बुनकर जो होते हैं, जुलाहे कहते हैं उसको ही हम, बुनकर जो दरी पट्टियां, कपड़े, सूत काटने का काम, ये बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ये सब लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में आते हैं। अब है, राजस्थान में ऊनी शॉल, कोटा डोरिया, दरिया, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है।
बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 22वां क्वेश्चन आ गया है। देखो बच्चों, राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। अब कौन कौन से स्थान है? श्रीगंगानगर, चूरू, राजसमंद और जैसलमेर। तो बच्चों आपको एक प्रैक्टिस जरूर करनी है कि राजस्थान का जो ब्लैंक यानी कि खाली नक्शा है उसमें राजस्थान के जितने भी जिले हैं, 41 जिले हो चुके हैं अब, पहले 33 जिले थे, अब 41 हो चुके हैं। इन सभी की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, राजस्थान के मानचित्र में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, ये पॉइंट है इसमें, ये श्री गंगानगर है, ये दूसरा पॉइंट है, ये चूरू है, ठीक है। इसके अलावा ये जैसलमेर है, और इसके अलावा ये कौन सा है? राजसमंद। इस प्रकार से बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका जो मानचित्र है राजस्थान का, भौगोलिक और राजनीतिक जो भी मानचित्र है उसका आपको अच्छी से प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। कम से कम एक दिन के अंदर जो ब्लैंक नक्शा है उसको आप भरिए ध्यान से और सीखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। और आप जब 8वीं पास करके अगली कक्षा में जाओगे और कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी बहुत आपके लिए ये हेल्प होगा इसमें, क्योंकि ये राजस्थान की बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो आप समझोगे आपकी अभी से ही जीके की तैयारी चल रही है। तो अगला बच्चों देखते हैं निबंधात्मक यानी कि बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो बच्चों, इसमें 23 से 25 तक इसमें है। पहला क्वेश्चन है, डलहौजी की नीतियां किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। लॉर्ड डलहौजी था जो राज्य हड़प नीति का पालन करता था। 1857 की क्रांति भी का कारण एक ये था। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है 1857 की क्रांति भी। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो देखते हैं बच्चों, इसमें उत्तर है इसमें डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए डलहौजी ने कई नीतियां भारतीय राजाओं पर थोपी। पहली क्या बात थी? डलहौजी ने स्थानीय शासकों के राज्यों को कंपनी के अधिकार क्षेत्र में मिलाने के लिए विलय नीति जैसी अपनाई। दूसरी है, अवध जैसी रियासतों पर जबरन सहायक संधि थोपकर उन पर कंपनी का प्रभुत्व स्थापित किया। तीसरी नीति क्या थी? डलहौजी की इन असंगत नीतियों के कारण 18वीं सदी के मध्य में राजा तथा नवाबों की ताकत कम होने लगी, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती गई। यानी कि इस प्रकार की नीतियां बनाई जिसके कारण राजाओं की शक्तियां कम हो गई, उनका अधिकार क्षेत्र कम हो गया, उनका प्रभाव कम हो गया, और इस प्रकार से अंग्रेजी शासन बढ़ता रहा। चौथा पॉइंट है, स्थानीय शासकों से राजस्व वसूली के अधिकार तथा इलाके छीने जा रहे थे। इस प्रकार डलहौजी की नीतियों के कारण भारतीय राजाओं में असंतोष व्याप्त हो गया। यानी कि वो राजाओं के जितने भी अधिकार थे उनकी सीमाओं क्षेत्रों पर उनको वो छीनता जा रहा था, उनको हड़पता जा रहा था। और राजस्व यानी कि राज्य एक शासक को राज्य चलाने के लिए पैसों की, धन की आवश्यकता होती थी, उन अधिकारों को भी छीन लिया। इस प्रकार से उनकी शक्तियां कमजोर होती गई और लोग जो वहां के शासक थे वो परेशान होते जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कोई दो, यानी कि ये 3 है, इनमें से केवल 2 पे लिखनी है हमें, 2 पे, है ना। तो देखिए, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, दूसरा है 1920 का खिलाफत आंदोलन और रोलट सत्याग्रह। तो इनमें से जो भी आपको अच्छे से उत्तर आता है वो आपको इससे कर सकते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। इसमें बच्चों देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर टैक्स वसूला जाता था, जिसके विरोध स्वरूप गांधी जी और उनके अनुयायियों ने मिलकर वर्ष 1930 से में 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दांडी में नमक कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। तो बच्चों, ये इंटरेस्टिंग कहानी है उस समय की जब हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो बच्चों, ये कहानी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप इसे रटे नहीं, इसको ध्यान से पढ़े, समझे। अगर समझोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी ये चीजें। इसके बाद है बच्चों,
1920 का खिलाफत आंदोलन क्या था उस पढ़ लेते हैं। इसमें 1920 में अंग्रेजों द्वारा तुर्की के सुल्तान के अपमान से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे और जलियांवाला हत्याकांड से भारतीय नेता व्यथित थे। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे, जो एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, अगला इसमें प्रश्न है रोलट एक्ट। रोलट एक्ट या रोलट सत्याग्रह। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किए गए रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया, क्योंकि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था। अभिव्यक्ति यानी कि लोग अपनी बात को जाहिर नहीं कर सकते थे, अपनी बात नहीं रख सकते थे, यानी कि खुलकर किसी का विरोध नहीं कर सकते थे, यानी कि उन्हें कोई चीज गलत लगती थी अंग्रेजों की, वो उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे। अगर वो कोई ऐसा करता था तो उसे बिना किसी कानून के बिना किसी कोर्ट में केस चलाए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और वो पता नहीं रहता था कि वो जेल में कब तक रहेंगे। उनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था। तो आगे देखते हैं, गांधी जी ने लोगों से इस कानून का अहिंसक विरोध करने तथा हड़तालें करने का आह्वान किया। अहिंसक मानी जिसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हो, क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा का पालन करते थे, उसकी ही वो सभी को शिक्षा देते थे। फलस्वरूप अप्रैल 1919 में देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए तथा हड़तालें की गई। सरकार ने इसके विरोध में दमन चक्र चलाया और इसी के तहत 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। 13 अप्रैल सन 1919 को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा, एक सभा हो रही थी अमृतसर में और वहां पर जनरल डायर ने क्या किया, निहत्थे बड़े बच्चे बूढ़े जवान सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और वहां पर एक कुआं था जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूद गए। उस कुएं के अंदर लगभग 1500 लोग उसमें मारे गए थे। तो इस प्रकार के अत्याचार हमारे देश पर हमारे लोगों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश की जनता ने, ये जो भी अत्याचार हुए थे अंग्रेजों ने किए थे वो सहन किए और उन्हीं अत्याचारों को सहन करते करते आज सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। उन्हीं महान लोगों की बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्रता के साथ पढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी बात रखते हैं। ये सभी उनके जो बलिदान दिया, उन्होंने अपने जीवन का अपने परिवार का किसी भी चीज का परवाह नहीं की, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया और आज हमें इसके कारण ही आज़ादी मिली है। तो ये सब लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। अगला है 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। अब देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या करती है देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इसमें है, पहला, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि ये जो सुरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर वन्य जीव को सुरक्षित रखा जाता है, वो आसानी से, आराम से और स्वतंत्र पूर्वक विचरण करते हैं, शिकार करते हैं, आते हैं, जाते हैं, घूमते फिरते हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों ने देखा भी होगा कि हम सेंचुरीज यानी कि अभ्यारण्यों में जाते हैं, जैसे हमारा रणथंभौर अभ्यारण्य है, वहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है इसमें वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता, ये कानून के खिलाफ है, इलीगल चीज है। तीसरा पॉइंट है, वनों में मानवीय गतिविधि पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए, यानी कि मानव द्वारा वृक्षों की कटाई, वहां जाकर शिकार करना, इन सभी चीजों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इसको ऐसा करता है तो उसे सजा मिल सकती है। अगला है प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर वन्य एवं वन्य जीवों के प्रति जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पांचवा पॉइंट है इसमें, वनस्पति वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है। अथवा में क्वेश्चन है, अथवा का मतलब है दोनों में से एक, दोनों में से एक करना है,
ठीक है, मतलब जो आपको अच्छे से आता है बच्चों, उसी का हमें उत्तर लिखना है। जो आपको अच्छे से आता है, ऐसा नहीं दोनों कर दें। दोनों कर दोगे आप, दोनों के उत्तर लिख दोगे, आपको उत्तर के जो आंसर के जो नंबर है वो एक ही मिलेंगे, लेकिन आपका नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो आपको ध्यान से अच्छे से आता है वही क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि करना है। इसमें देखो बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक विपदाओं को कम करने के उपाय लिखिए। क्या हुआ, भोपाल के अंदर एक गैस लीकेज हो गया था, उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो जो ये आपदा है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। देखो पहला पॉइंट है इसमें, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दूर रहना चाहिए। औद्योगिक जो क्षेत्र होता है वो अलग स्थापित होना चाहिए, खुले में। अगला है, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले एवं खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जो भी अगर आसपास कोई रहता है, जैसे मजदूर मजदूर वर्ग होते हैं आसपास में रहने लग जाते हैं तो उनमें नॉलेज होने की चाहिए कि हम इस प्रकार की आपदा का सामना कैसे कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसमें, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। पांचवा है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से पढ़नी है। एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, इसको सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर कर देना बच्चों। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला उत्तर है इसमें, मृदा भूमि संरक्षण के उपाय, यानी कि मिट्टी का संरक्षण करना किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में लिखेंगे। इसमें है मल्च बनाना। इस ये देखो कौन सी विधि है, इस विधि के अंतर्गत पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसे पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती दी जाती है। इस विधि को मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फॉर्म। इस विधि से चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं तथा सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह मृदा अपरदन कम होता है। अगला है इसमें तीसरा पॉइंट है, समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है बच्चों, मृदा अपरदन रोकने की इस विधि में एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखांतर समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। इसके अलावा है रक्षक मेखलाएं। मृदा संरक्षण की इस विधि में तटीय क्षेत्र प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन को बचाया जा सके। तो बच्चों इस लाइनों को, ये जो चीजें हैं, ये विधियां हैं, जितनी भी मृदा अपरदन को रोकने की विधियां हैं, इसको आप 3-4 बार जरूर पढ़े इसको, और पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको दिमाग में बिल्कुल आपके फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके अलावा अथवा में देख लेते हैं, अथवा हम दोनों में से एक, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसमें उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम पूंजी, बाजार, जल आदि को शामिल किया जाता है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25वां। इसमें है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, 13 साल के एक बच्चे को कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त उसके किस अधिकार का उल्लंघन है? 13 साल का बच्चा है, वो युवा नहीं है, वयस्क नहीं है, बच्चा है 13 साल का। तो अगर इस प्रकार से कोई कारखाने में काम करवाता तो क्या होगा, देखते हैं इसमें। 13 साल के बच्चे से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। यानी कि उसका शोषण किया जा रहा है, उसकी मर्जी, उसकी जो उसका अधिकार है शिक्षा, उसको शिक्षा ग्रहण करनी है अभी, लेकिन उसको मजदूरी करवाई जाती है। तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें कहा गया है कि मानव व्यापार जबरिया यानी कि जबरदस्ती से श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी कराना अपराध है। अगर इसकी शिकायत होती है तो उसे दंड मिलेगा जो ये काम करवाता है।
अथवा दोनों में से एक इसमें मौलिक अधिकारों द्वारा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा है, स्पष्ट करे। कैसे है मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा? तो बच्चों देख लेते हैं, इसमें है मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी है, क्योंकि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला पॉइंट है बच्चों, इसमें आंसर में बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान के इस खंड में दिया गया है। अगला है तीसरा इसमें पॉइंट, मौलिक अधिकारों के बारे में बाबा डॉक्टर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने इसका दोहरा उद्देश्य बताया है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये अधिकार उस पर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला है सेकंड, इसमें धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह क्यों आवश्यक है? धर्मनिरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों को समान रखना, समान समझना, ठीक है, किसी एक धर्म को ज्यादा प्रभावी नहीं बनाना। अगला इसमें देख लेते हैं उत्तर में, धर्मनिरपेक्षता से आशय कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए, यानी कि कट्टरता नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है? कारण देख लेते हैं, बहुमत की निरंकुशता को रोकने के लिए। ठीक है, अगर बहुमत वाले लोग, धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है, इसमें दूसरा कारण क्या है? धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक समाजों में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण कारण लोगों के धार्मिक चुनाव अर्थात धर्म को चुनने के अधिकार की रक्षा करना है। देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से हो सकती है। मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को आसानी से मान सकता है, स्वीकार कर सकता है, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी, कट्टरता बिल्कुल नहीं होगी। इसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की आराम से छूट होगी। अगला क्वेश्चन है, इसमें धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? स्पष्ट करें। देखिए बच्चों, इसमें धर्म को राज्य से स्पष्ट दूर रखना क्यों जरूरी है? धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। अल्पसंख्यक माने कम संख्या वाले लोग, उनके साथ भेदभाव हो सकता है, यानी कि जबरदस्ती धर्म धर्म थोपा जा सकता है कि आपको ये धर्म मानना पड़ेगा, इसकी रिवाजों को, रीतियों को, इसकी जो बातें हैं उनको समझना पड़ेगा और उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस चीज के लिए कोई भी राज्य, कोई भी देश ये किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि वो उसी धर्म को माने। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें है, लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करने अर्थात देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने का अधिकार, अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग से ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए भी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये जरूरी है, ये सारी चीजें धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से हमने आज सामाजिक का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है उसके पूरे 25 के 25 क्वेश्चनों को हमने हल करवाया है। इस क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसे ध्यान से समझे, इसे एक दो बार पढ़े, समझे, रटना नहीं है। ठीक है, रटना अगर रटोगे तो भूल जाओगे।
किसी भी चीज़ को रटोगे भूल जाओगे, आपको समझना है। जो व्यक्ति समझेगा, जो बच्चा समझेगा उसे अच्छे से याद होगा और वो तर्क कर सकेगा और आसानी से अपने माइंड में सोचकर और भी इससे अच्छा लिख पाएगा। और जो बच्चे सोच समझ कर लिखते हैं उनको ही अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कॉपी में किताब में जो रटा रटाया चीज़ें हैं उसको हमने रटा और याद किया और वो लिख दिया उससे आंसर, हमारा वो प्रभाव नहीं छोड़ पाता पाठक पर, यानी कि कॉपी जो चेक करता है उस पर नहीं छोड़ पाता, उससे हमें अच्छे नंबर नहीं मिल पाते। इसलिए बच्चे, वही बच्चे मेरिट में आते हैं या वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं जो अपने मन से समझ के साथ लिख पाते हैं। तो बच्चों आप समझ के साथ लिखिए, समझिए और इसे ध्यान से पढ़े। रटोगे तो आपको एक तरह से